आई हेट एजुकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है और हमारे जैसे एजुकेशन बेस्ड क्रिएटर से ये शब्द सुनकर आप शॉक जरूर होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ मेरे दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एज अ स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। आई यूज्ड टू हेट गोइंग टू स्कूल क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम से 3 कंप्लेंट्स है, 3 ऐसी कंप्लेंट्स जिनसे शायद आप भी रिलेट कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एजुकेशन के बारे में एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। बाय द वे, आपने जनवरी से हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, इसलिए थैंक यू। बड़ी मेहनत से हम सब्सक्राइबर्स का नंबर 32% तक ऊपर लेकर आए हैं, लेकिन आज भी आप में से 68% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। कंप्लेंट नंबर 1, बात करने के लिए कोई नहीं। कुछ दिनों पहले एक बहुत ही डिप्रेसिंग न्यूज पड़ी थी कि राजस्थान की एक 10th स्टैंडर्ड की बच्ची ने अपनी जान ले ली और कहा कि 90% मार्क्स लाना मेरे बस की बात नहीं। आई गिव अप, आई क्विट। और ऐसी ही कहानियां भारत के हर गली मोहल्ले में है। आपके ही परिवार में पूछिए, आई एम श्योर कि आपके परिवार में किसी ना किसी ने ऐसा किस्सा सुना होगा कि किसी जान पहचान के बच्चे ने अपनी जान ले ली। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है। कंपटीशन एक अच्छी बात है, लेकिन कब तक? आज ये कंपटीशन एक अनहेल्दी कंपटीशन बन गई, जहां बच्चों को 99% मार्क्स लाने पर भी मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता। आज भारत का हर 3 में से 1 बच्चा ये कहता है कि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इतना कि उसके मेंटल हेल्थ पर उसका असर हो रहा है। एक सच्चा किस्सा सुनाता हूँ। मेरी 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम खत्म हुए 13 साल हो गए, लेकिन आज भी मुझे ये सपना आता है कि मेरा पेपर खत्म नहीं हो रहा। फिर उठने के बाद रियलाइज होता है कि अरे ये तो सपना था। सो बोर्ड्स वर ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी एज वेल। लेकिन आई डोंट थिंक ये बात मैंने कभी भी 10th में होते हुए किसी के साथ शेयर की थी, क्योंकि वैसे शेयर करने वाला कोई था ही नहीं। सोचिए, अगर आज इतने सालों बाद ये एग्जाम का प्रेशर मेरे रातों की नींद खराब करता है, तो जब मैं एक्चुअल में 10th स्टैंडर्ड में था तब ये प्रेशर कितना ज्यादा हुआ होता होगा। हम सारे बच्चे इस प्रेशर को इंटरनलाइज कर देते हैं, किसी से भी बात नहीं करते, और प्रॉब्लम यही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कहता है कि हर 5 में से 1 स्टूडेंट अपने स्टूडेंट लाइफ में एटलीस्ट एक बार किसी सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर सकता है। अगर एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो उनमें से 12 बच्चे आज इस समय इतने प्रेशर में होंगे कि वो एक बीमारी बन चुकी होगी। ये इतना ज्यादा प्रेशर हेल्दी है या अनहेल्दी, और ये डिसाइड कौन करेगा? टीचर्स। अगर आपके टीचर्स अच्छे हैं तो आप लकी हैं, लेकिन अक्सर टीचर्स अपनी क्लास के 10% बेस्ट स्टूडेंट्स पर फोकस करते हैं और बाकी के सारे स्टूडेंट्स को उन्हीं से कंपेयर करते हैं। कुछ टीचर्स कभी कभी भूल जाते हैं कि हर बच्चा यूनिक होता है, हर एक के अलग अलग स्किल्स होते हैं और हर एक की ग्रास्पिंग कैपेसिटी भी अलग होती है। टीचर्स बात सुनते नहीं, और अगर पेरेंट्स से कुछ कहा तो वो हमें ही डांट देते हैं। तो एक स्टूडेंट बात किससे करे? एक ओम्बड्समैन की जरूरत है। ओम्बड्समैन यानी एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति जिसका कनेक्शन ना ही टीचर्स से हो और ना ही स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से। जो बात उनमें और स्टूडेंट्स में हो वो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रहे और उनका सोल ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स की मदद करना और उनके प्रॉब्लम सुलझाना हो। दुनिया की बेस्ट एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड में मानी जाती है, जहां फोकस एक बच्चे के ओवरऑल वेल बीइंग पर होता है। यहाँ ऐसे ओम्बड्समैन होते हैं। 2012 में भारत में पार्लियामेंट में एक डिबेट भी हुई थी, जहां ऐसा प्रपोज किया था कि हाई प्रेशर वाले इंस्टीट्यूशंस जैसे IIM, IIT में ओम्बड्समैन अपॉइंट किए जाए। लेकिन 10 साल हो गए और ये बात ठंडी पड़ गई। हमारे एजुकेशन सिस्टम में काउंसलर्स की कमी है, जो डे टू डे प्रॉब्लम्स के साथ करियर के बारे में भी एक स्टूडेंट को गाइड करे, जो बिना किसी जजमेंट के स्टूडेंट के प्रॉब्लम सुलझाने की कोशिश करे। ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स इनोसेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ बहाने बनाते हैं। लेकिन अगर इस पूरे एक्सरसाइज से एक स्टूडेंट की भी जान बचती है तो आई फील ये वर्थ इट है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? जब तक हर स्टूडेंट में काउंसलर्स या फिर ओम्बड्समैन नहीं है, तब तक हमें ही हमारे आसपास नजर रखनी पड़ेगी। अगर आपको एक छोटा भाई या बहन है तो कीप एन आई ऑन देम। उनसे नेचुरली बात कीजिए, इधर उधर की बातें कीजिए, उनका प्रेशर कम करने की कोशिश कीजिए। अक्सर रिलेटिव्स अगर कोई बच्चा 10th या 12th जैसे इंपॉर्टेंट सालों में है तो सिर्फ पढ़ाई की ही बातें करते हैं। एक स्टूडेंट ऑलरेडी नेचुरली अंडर प्रेशर रहता है, उसे पता होता है कि ये इंपॉर्टेंट साल है, तो उसे बार बार ये रिमाइंड करने की जरूरत नहीं होती। जब रिलेटिव्स अक्सर ये रिमाइंड करते रहते हैं कि अरे ये इंपॉर्टेंट साल है, इस साल बहुत पढ़ाई करनी है, इस साल मन लगाकर पढ़ना है, तो कभी पढ़ाई से ब्रेक ही नहीं मिलता। अगर आप ऐसे किसी स्टूडेंट से मिलते हैं तो दुनिया का कोई भी टॉपिक निकालिए, लेकिन पढ़ाई की बात मत कीजिए। पढ़ाई वो कर रहा है, क्या आप उसके हिस्से की पढ़ाई कर सकते हो? नहीं, राइट? तो टॉपिक मत निकालिए। कंप्लेंट नंबर 2,
रोबोट्स की फैक्ट्री। थॉमस मैकॉले एक ऐसा इंसान है जिसे टाइम मशीन मिलने पर मैं पहले निपटाने वाला हूं, क्योंकि हमारे एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स है वो इस महाशय की वजह से। 19th सेंचुरी में ये भारत में घूमे और उन्होंने देखा कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम एकदम टकाटक है। यहाँ बच्चे नेचर में पेड़ों में बैठकर पढ़ते हैं, लोकल लैंग्वेज में लोकल एजुकेशन पाते हैं, आसपास के प्राणी पक्षी पेड़ों के बारे में सीखते हैं। वो एजुकेशन के थ्रू नेचर से अपने गांव से कनेक्ट कर पाते हैं, और ये ब्रिटिशों के एजेंडा के कंप्लीटली अगेंस्ट था। जब तक हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था तब तक डिवाइड एंड रूल के बेसिस पर भारत के टुकड़े करना ब्रिटिशों के लिए इम्पॉसिबल था। तो उन्होंने सूट बूट वाला इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लाया, जहां बेसिकली उन्होंने हमें इंग्लिश बोलने वाला स्लेव बनाया, हमारी जड़ें काट दी और ये इन्फोर्स किया कि जो भी लोकल है वो बेकार है, कम क्वालिटी का, और सूट बूट है तो अच्छा है। सब वर्जन ऐसे ही होता है और उसके बारे में एक मस्त डॉक्यूमेंट्री आप YouTube पर देख सकते हैं। मैकॉले का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि ऐसी जाति बनाओ जो दिखने में ब्राउन यानी इंडियन हो लेकिन सोच विचार में अंग्रेज हो, वो बर्ताव अंग्रेजों जैसा करे, जो भारत के इतने बड़े पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में अंग्रेजों की मदद करे। ओके, वेस्टर्न एजुकेशन सिर्फ इविल नहीं था, उन्होंने भारत में कुछ अच्छी कॉन्सेप्ट्स भी लाई, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने हमें एक रोबोट बनाया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक गुलाम बनाया, हमें एक ओबीडियंट सर्वेंट बनाया, हमें एक ऐसा रोबोट बनाया जो फैक्ट्री में चुपचाप बिना कोई सवाल पूछे काम करे, टाइम पर आए, टाइम पर जाए, रूल ना तोड़े, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने सुपीरियर्स की सारी बातें बिना सोचे माने, उनसे कोई सवाल ना करे। सोचिए, हमें आज भी स्कूल में छोटे छोटे बाल काटकर यूनिफॉर्म पहनकर एक भी मिनट लेट ना आकर एक रोबोट जैसे ट्रेन किया जाता है। और सबसे सैड पार्ट यह है कि आजादी के 75 साल बाद भी हम यही इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं। ब्रिटिश आए और गए बॉस, हम आज के प्रॉब्लम्स के लिए कब तक सिर्फ उन्हें ब्लेम करते रहेंगे? आज के ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम ही ने पाला है और उन्हें हमें ही सुलझाना है। प्रॉब्लम यह है कि हमने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के सारे बुरे पॉइंट्स कैरी ऑन तो किए, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम के जो भी अच्छे पॉइंट्स थे उन्हें हम रिवाइव करना भूल गए। व्हाट डू आई मीन? एक एग्जाम्पल देता हूँ। गुरुकुल सिस्टम में बच्चे सवाल पूछकर ही सीखते थे। जब गुरु कोई भी बात सिखाते थे तब बच्चे आपस में डिस्कस करते थे, इन्वॉल्व होते थे, सच की तलाश करते थे और फिर गुरु से सवाल पूछते थे। एक सवाल पूछने वाले बच्चे को पनिश नहीं, रिवॉर्ड किया जाता था। इसे संवाद कहते हैं। संवाद यानी कॉन्वर्सेशन, जहां एक थ्योरी को सब्जेक्टिवली टेस्ट करना पॉसिबल था। इस बात को एक्सेप्ट किया जाता था कि समाज में हर एक का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, ट्रूथ सब्जेक्टिव हो सकता है। अगर आपकी विचारधारा मुझसे अलग है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं और मैं सही। ये एक ठोस और रिजिड सिस्टम नहीं था। संवाद में और हमारे समाज में भी स्क्रूटिनी के लिए स्कोप था, जिसकी आज सिर्फ भारत को ही नहीं दुनिया को जरूरत है। जो बच्चे सवाल पूछते थे उन्हें रिवॉर्ड भी किया जाता था, और इसका एक बेस्ट एग्जांपल हमारे इतिहास में। इतिहास यानी महाभारत और रामायण, जहां कैरेक्टर्स सीधा भगवान से भी सवाल पूछते हैं, उनके डिसीजंस क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अगर भगवान के एक्शंस पर सवाल उठाए जा सकते हैं और गुरु भगवान का रूप है तो गुरु से सवाल पूछना कोई भी गलत बात नहीं है। हाँ, अप्रोच सही होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन सवाल पूछना छोड़ना नहीं चाहिए। कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने गुरु के अगेंस्ट खड़े थे। क्या इसका मतलब यह है कि वो बुरे स्टूडेंट थे? बिल्कुल नहीं, वो अपने सच के लिए लड़ रहे थे। आज हमारी एजुकेशन सिस्टम हमारी इंडिविजुअलिटी को ही मार देती है, हमें कॉर्पोरेट दुनिया में फिट होने वाला एक स्लेव बनाती है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स क्रिएटिव होते जा रहे हैं। हम हमारी एजुकेशन के थ्रू हमारी क्रिएटिविटी को मार रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रोबोट्स हमारी जगह ले या ना ले, लेकिन हम रोबोट्स की जगह जरूर ले लेंगे। और कंप्लेंट नंबर 3 है अनफेयर एडवांटेज। सोचिए, अगर आप एक ऐसी रेस में भाग रहे हो जहां आप यहां से शुरू करते हो और आपका कंपेटिटर आपसे 10 फीट आगे से, कोई पैदल रेस भाग रहा है तो कोई साइकिल पे, क्या ऐसी रेस को आप फेयर मानोगे? लाइफ इज दैट काइंड ऑफ अ रेस। लाइफ इज नॉट फेयर। और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी कुछ वैसा ही तो है। किस घर में पैदा होना है यह हमारे हाथ में नहीं होता। अगर हमारे पेरेंट्स के पास रिसोर्सेस हैं और अगर वो एजुकेशन पे वो रिसोर्सेस स्पेंड करने के लिए रेडी है तो हम अच्छे स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। अगर अच्छे स्कूल में अच्छे टीचर्स हैं तो हमें अच्छा एजुकेशन मिल सकता है। लाइफ की रेस शुरू होने से पहले ही हमारे लिए ये डिसाइड कर लिया जाता है कि हमारी स्टार्टिंग लाइन क्या होगी, हमारे लिए आने वाले फ्यूचर में कौन सी अपॉर्चुनिटीज होंगी और कौन सी नहीं। और स्कूल शुरू होने पर हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक टाइप के लर्नर को एनकरेज करता है, जो चीजें रट कर एग्जाम में लिख कर आ सके। बेसिकली एक ऐसा स्टूडेंट जो स्मार्ट नहीं
चतुर मीनिंग समझे बगैर बस रट्टा मारता है और एग्जाम में लिखकर मार्क्स लाता है। फिर उसे कुछ समझा है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। फिल्मों में हम कितना भी बोले कि लाइफ में ऐसे चतुर फेल होते हैं, लेकिन सच तो यही है कि ऐसे चतुर को कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। IIT में भी एडमिशन मिलने के लिए आपको अच्छे मार्क्स तो लाने ही पड़ते हैं। ये सिर्फ एक टाइप की लर्निंग होती है, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ एक टाइप के नहीं 8 अलग अलग टाइप के लर्नर्स हो सकते हैं। कुछ लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, चीजों को देखकर वो याद रख पाता है, मानो चीजें उनके दिमाग में स्कैन हो जाती है। कुछ लोग किनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं, जो एक्टिविटीज के थ्रू सीखते हैं। क्लासरूम में एक जगह बैठकर वो फोकस नहीं कर पाते। कुछ लोग ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, जो सुनकर सीखते हैं। अलग अलग लोगों के ब्रेन्स के न्यूरॉन सेम सिचुएशन में अलग अलग तरह से फायर होते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें काफी आसान होती है और कुछ लोगों के लिए काफी हार्ड। अब लाइफ में अलग अलग टाइप के लर्नर्स के लिए जगह है। जिसकी विजुअल मेमोरी है वो शायद एक अच्छा ट्रैवल गाइड बन सकता है, एक आर्टिस्ट बन सकता है, कोई एथलीट बन सकता है, तो कोई म्यूजिशियन। ये ऐसे सारे फील्ड्स है जिनके बारे में हमें स्कूल में कोई एक्सपोजर नहीं होता। हम सब स्पेशल है, हम सब के पास कोई ना कोई अनफेयर एडवांटेज है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का काम यही होना चाहिए कि वो एक इंडिविजुअल को ग्रूम करे और उसके अनफेयर एडवांटेज को आइडेंटिफाई करने में मदद करे, ना कि उनके पर काटे। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही। अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है ये सारे प्रॉब्लम्स सरकार के सामने लाने की, क्योंकि हमारा यूथ देश का फ्यूचर है। और अगर आज हमने सही कदम नहीं उठाए तो इस यूथ को देश के बाहर जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। और फिर हम वही सेम सवाल पूछेंगे जो हम पिछले 200 सालों से पूछते आए हैं कि भारत सोने की चिड़िया कब बनेगा। और यही इंपॉर्टेंट फैक्ट आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम इंटरनेट के थ्रू दुनिया की इंटरेस्टिंग बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर एक न्यूक्लियर वॉर होती है तो उसका पूरी दुनिया पर क्या इंपैक्ट होगा, ये काफी इंटरेस्टिंग है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।